कमिंग टू द डेफिनेशन, STL क्या है? STL एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी मींस एक प्रीवियसली डिफाइंड कलेक्शन जिसके अंदर क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं। तो हर लैंग्वेज की एक लाइब्रेरी होती है। तो बट उस लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, वो टेम्पलेट कीवर्ड की हेल्प से बने हैं। दैट इज व्हाई इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो सबसे पहले कोई पूछे तो व्हाट इज STL? इट इज अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मींस एक प्री डिफाइंड collection of classes and functions inside the language, और प्री डिफाइंड जो क्लासेस एंड फंक्शंस हैं वो टेम्पलेट कीवर्ड की हेल्प से बने हुए हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं STL। टेम्पलेट कीवर्ड से हेल्प से बनना मतलब, तो आपको अपने वीडियो देख लीजिएगा टेम्पलेट वाली, या आपको अगर याद हो तो टेम्पलेट की हेल्प से हम क्या करते हैं? जेनरिक प्रोग्रामिंग करते हैं। हम इंट फ्लोट कैर के लिए क्लास नहीं बनाते, ना फंक्शन बनाते, हम जनरल बनाते हैं क्योंकि हर डेटा टाइप पे चलता है। क्लियर? So STL provide general purpose classes and functions to implement commonly used algorithm and data structures. तो STL के अंदर classes हैं, functions हैं जो कि generic हैं, जो कि template की help से बनी हुई हैं। तो इससे इसको हम बोल सकते हैं कि STL provide general purpose classes and function. Template का जो concept है, if you remember the program, तो मैं थोड़ा आपको remind करवा दूं कि template कैसा कुछ दिखता था। सपोज एक क्लास होगी टेस्ट, जिसके अंदर एक इंटीजर एरे होगा, इसका साइज होगा सपोज 3। पब्लिक में सपोज एक फंक्शन होगा void get data, जो कि इस एरे की इनपुट लेगा। जो A0 की वैल्यू मैं x से डाल रही हूँ, जो A1 की वैल्यू है I'm taking from y, जो A2 की वैल्यू है वो मैं ले रही हूँ z से। सपोज कोई एक फंक्शन होगा void display नाम का इस क्लास में, तो इसको डिफाइन नहीं करी, जस्ट मैं आपको टेम्पलेट का कंसेप्ट याद करवा रही हूँ। क्लास फिनिश इन मेन, इफ आई क्रिएट ऑब्जेक्ट st1, तो क्या होगा? जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट t1 बनाऊंगी तो उसको इंटीजर एरे के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। सपोज मुझे अब फ्लोट के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, तो मुझे एक नई क्लास बनानी पड़ेगी इसके अंदर फ्लोट a3 होगा, फिर गेट डेटा के अंदर भी फंक्शन होगा फ्लोट x, फ्लोट y, फ्लोट z, तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट। सपोज मुझे कैरेक्टर्स के लिए क्लास बनानी, तो मैं मुझे एक नई क्लास बनानी पड़ेगी, तो कितनी क्लासेस हो जाएंगी? मल्टीपल। इसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला था यू यूज द कीवर्ड टेम्पलेट, उसके साथ कीवर्ड क्लास और प्लेस होल्डर। तो मैंने यहाँ पे लिया x, अब जो भी डेटा टाइप है उसकी जगह मैं लिख दूंगी x। अब जो ये क्लास बन गई वो मेरी जेनरिक बन गई, क्योंकि इस क्लास के अंदर मुझे कोई डेटा टाइप नहीं दिख रही, मुझे क्या दिख रहा है? x। और x अगर आप इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये आपकी पूरी क्लास x के लिए चेंज हो, x विल बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। अगर आप डबल ऑब्जेक्ट बनाओगे then full class will be changed to double. अगर आप कैरेक्टर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो full class will be converted to double. If you don't remember this concept, you can go back to the video of the templates and you will remember कि हमने generic class बनाई थी जो कि हर डेटा टाइप के लिए चलेगी, और x can be replaced by any data type depending on the object. और ऑब्जेक्ट बनाते समय आपको बताना पड़ेगा कि अपने क्लास, अगर आपने इंटीजर बताया है तो अपने ऑब्जेक्ट बनाते समय आगे इंट लिख दिया, तो पूरी क्लास में जो x है that will be replaced by int. अगर आपने यहाँ पे लिख दिया double, then full class का जो x है that will be replaced by double. इस तरह से आप जेनरिक प्रोग्रामिंग करते हैं। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ टेम्पलेट। तो STL क्या है? STL एक लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी के अंदर क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, जितने भी क्लासेस और फंक्शंस हैं उस लाइब्रेरी के अंदर दैट आर मेड जेनरिक। वो इंट फ्लोट कैर के लिए नहीं बने हुए, वो जेनरिक बने हुए हैं, वो टेम्पलेट की हेल्प से बने हुए हैं, जिसके अंदर कोई भी डेटा टाइप आ सकती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड STL। क्लियर? नो, STL के अंदर जितनी भी क्लासेस एंड फंक्शंस हैं दैट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, या हम बोल सकते हैं STL हैज 3 कंपोनेंट्स। जितने भी क्लासेस एंड फंक्शंस हैं दैट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, या हम बोल सकते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स है: कंटेनर्स, एल्गोरिथम्स एंड आइटरेटर्स। सबसे पहले व्हाट इज कंटेनर्स? कंटेनर्स
क्या होता है, कंटेनर के अंदर डेटा होगा, जो भी डेटा आप होगा, चाहे वो इंटीजर एरे हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, वो जो सारी क्लासेस हैं जिससे हम कुछ इंटीजर एरे बना लें या कुछ हम लिंक लिस्ट बना लें, चाहे हम एरे बना लें, चाहे हम स्टैक बना लें, मींस डेटा के लिए जितनी भी क्लासेस या फंक्शंस होंगे डेटा ऐड करने के लिए, वो कंटेनर्स नाम जिस क्लास, देखो जितनी भी क्लासेस और फंक्शंस हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, कंटेनर्स, एल्गोरिथम्स, आइटरेटर। जितने भी टोटल हैं, कुछ क्लासेस कंटेनर के अंदर होंगी और कुछ क्लासेस और फंक्शंस एल्गोरिथम्स के अंदर होंगे, कुछ क्लासेस और फंक्शंस आइटरेटर्स के अंदर होंगे। सपोज 100 STL लाइब्रेरी के अंदर 100 क्लासेस एंड फंक्शंस है, तो सपोज 30 कंटेनर के अंदर होंगे, 20 एल्गोरिथम्स के अंदर होंगे, 50 आइटरेटर्स के अंदर होंगे। तो जितने भी STL के अंदर क्लासेस और फंक्शंस है दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स, कुछ कंटेनर्स के अंदर होंगे, कुछ एल्गोरिथम्स के अंदर होंगे, कुछ आइटरेटर्स के अंदर होंगे। तो कंटेनर्स क्या होता है, कंटेनर्स आर जेनेरिक, दे कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा। तो कंटेनर्स के अंदर जितने भी क्लासेस और फंक्शंस होंगे वो डेटा के से रिलेटेड होंगे। सपोज आपको इंटीजर एरे बनाना है तो आप कंटेनर वाली क्लास यूज करोगे। इसका एग्जांपल है एक वेक्टर, मैं अभी आगे करवाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्ट इतना याद रखो, कंटेनर में क्या करते हैं, कुछ डालते हैं। तो कंटेनर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर डेटा आता है। हम जितने भी क्लासेस और फंक्शंस होंगे वो जिस जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज किए जाएंगे दैट आर इन दी कंटेनर कैटेगरी। 3 कैटेगरीज हैं STL के अंदर। तो जितना भी डेटा ऐड करने के, एरे बनाने के लिए होगा या स्टैक बनाने के लिए होगा या लिंक लिस्ट बनाने के लिए होगा, जो जब डेटा डालने की बात आएगी वो हम क्लास और फंक्शन में कहाँ पे होगा, कंटेनर के अंदर। अगर हाँ उस डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन करना है, सपोज सॉर्टिंग करनी है, रिवर्स करना है, सॉर्टिंग करनी है, रिवर्स करना है, तो वो जो होगा वो एल्गोरिथम के अंदर होगा। जितना भी डेटा स्टोर करने वाले क्लासेस और फंक्शंस होंगे दैट विल बी इन द कंटेनर्स। और जिस डेटा के ऊपर हमें कुछ फंक्शंस करना है, कोई थिंग परफॉर्म करनी है, लाइक सॉर्टिंग, रिवर्स करना है, तो वो किस कैटेगरी में होंगे, वो एल्गोरिथम्स में होंगे। अगर हम डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, लाइक सॉर्ट, रिवर्स, एनीथिंग यू वांट टू फाइंड मैक्सिमम, यू वांट टू फाइंड मिनिमम, दैट विल, जो उस तरह के क्लासेस और फंक्शन होंगे वो एल्गोरिथम के अंदर होंगे। क्लियर? अब आइटरेटर के अंदर क्या होगा, कंटेनर्स के अंदर क्या होगा, डेटा। एल्गोरिथम वाली क्लासेस के अंदर क्या होंगे, फंक्शंस। अब देखो, टू डू सम फंक्शन एल्गोरिथम्स नीड डेटा। अब अगर हमें कोई फंक्शन चलाना है तो हमें डेटा चाहिए। अब डेटा को असेस करने के लिए हमारे पास जो क्लासेस और फंक्शंस होंगे वो होंगे आइटरेटर्स के अंदर। आइटरेटर एक कंसेप्ट है जो पॉइंटर्स की हेल्प से बना हुआ है। उसके अंदर फंक्शन होते हैं बिगिन, एंड। हमें जैसे डेटा को असेस करना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, देन वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ आइटरेटर। क्लियर? तो आप STL के अंदर इतना समझ लीजिए, STL के अंदर जितने भी क्लासेस और फंक्शन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, या हम बोले 3 कंपोनेंट्स, कंटेनर्स, एल्गोरिथम्स, आइटरेटर्स। जो भी सारा डेटा है, हमें कुछ डेटा स्टोर करना है, हमें कुछ डेटा को रखना है, तो वो जो क्लासेस और फंक्शंस है वो कंटेनर के अंदर होंगे। उस डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी है, लाइक सॉर्टिंग करना है, रिवर्स करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है, वो क्लासेस और फंक्शन एल्गोरिथम कैटेगरी के अंदर होंगे। थर्ड, कंटेनर के अंदर डेटा है, एल्गोरिथम ने फंक्शन प्रोसेस करना है। जब एल्गोरिथम ने फंक्शन प्रोसेस करना है, उसको डेटा चाहिए। वो डेटा असेस कैसे करेगा, वो जो पॉइंटर्स हैं और या फंक्शंस हैं वो आइटरेटर कैटेगरी के अंदर है। आइटरेटर एक जो कैटेगरी है वो पॉइंटर्स की हेल्प से बनी हुई है। ये डेटा असेस करने में हेल्प करता है कि आपको बिगिनिंग से डेटा असेस करना है या एंडिंग से करना है या मिडल से करना है। तो STL के अंदर 3 कंपोनेंट्स है। फॉर डेटा देयर आर कंटेनर्स, और एल्गोरिथम अगर कोई फंक्शन करना है तो जो आइटरेटर है वो एक्ट एज ए ब्रिज एक्ट करता है कंटेनर और एल्गोरिथम के बीच में। जो आइटरेटर है दैट एक्ट एज ए ब्रिज between container and algorithms. It is used to step through the element of containers. जो containers के अंदर elements हैं
को हेल्प करता है असेस करने में। क्लियर? तो बेसिकली कंटेनर्स में क्या होगा, डेटा, लाइक डेटा की आपको क्लियरली हो जाएगा आगे आगे। डेटा लिस्ट में स्टोर हो सकता है, मैप की फॉर्म में स्टोर हो सकता है, वेक्टर एक एरे ही होता है, डायनेमिक एरे, एरे की फॉर्म में स्टोर हो सकता है, सेट की फॉर्म में स्टोर हो सकता है, एरे की फॉर्म में स्टोर हो सकता है, सो ऑन। तो कंटेनर में आपका क्या होगा, डेटा। कंटेनर में आपका डेटा होगा, डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, वो कहाँ पे होंगे, एल्गोरिथम्स में, लाइक सॉर्टिंग, पार्टीशनिंग, मर्जिंग, बाइनरी सर्च, स्टेबल सॉर्ट, जो भी आपको फंक्शनिंग करनी है दैट विल बी ऑन द एल्गोरिथम्स। और आइटरेटर क्या होता है, दैट एक्ट बिटवीन द ब्रिज बिटवीन द एल्गोरिथम एंड कंटेनर। अगर आप अब एल्गोरिथम को काम करना है, ही विल दैट नीड कंटेनर्स। अगर एल्गोरिथम को कुछ काम करना है तो उसको कंटेनर का डेटा चाहिए। डेटा असेस कौन करेगा, आइटरेटर। आइटरेटर के अंदर क्या होता है, आपको फॉरवर्ड डेटा असेस करना है, रैंडमली असेस करना है, बोथ साइड करना है। तो इस तरह के कुछ फंक्शंस या क्लासेस आइटरेटर्स के अंदर होते हैं। क्लियर? कंटेनर के अंदर डेटा, एल्गोरिथम में फंक्शंस, और आइटरेटर एक ब्रिज एक्ट करेगा फंक्शंस और डेटा में, क्योंकि फंक्शन को डेटा पे ही काम करना है। तो आइटरेटर हेल्प करेगा कि डेटा में मूवमेंट करने में, आपको डेटा फॉरवर्डली असेस करना है, बाय डायरेक्शनली करना है या रैंडमली करना है। एल्गोरिथम यूज आइटरेटर्स टू इंटरेक्ट विद कंटेनर्स। कंटेनर के अंदर डेटा होता है, ये डेटा पड़ा है, कंटेनर्स के अंदर डेटा होता है, एल्गोरिथम फंक्शंस होते हैं। तो आइटरेटर एल्गोरिथम कैसे, एल्गोरिथम को काम करना है, एल्गोरिथम हैज टू डू सम फंक्शनैलिटी, इट विल डू फंक्शनैलिटी ऑन द कंटेनर, इट विल डू विद द हेल्प ऑफ आइटरेटर। आइटरेटर की हेल्प से, वही जो मैंने अभी बताया, आइटरेटर एक्ट बिटवीन द ब्रिज बिटवीन द एल्गोरिथम एंड कंटेनर। आइटरेटर हेल्प करेगा कंटेनर का डेटा असेस करने में। क्लियर? नेक्स्ट, कमिंग टू द first topic of this syllabus, that is fundamental idea about string. C में जो string था वो कैसे था, if you remember something, C में हम string को कैसे डील करते थे। C में जो हमारा string होता था, हम एज ए कैरेक्टर एरे उसको लिखते थे, उसमें string डेटा टाइप तो होती नहीं थी। आप कैरेक्टर एरे लेते थे, सपोज आपने लिया 20 साइज का और आपने लिख दिया हेलो। सपोज मैंने एक और कैरेक्टर एरे लिया, अगर मुझे ए की वैल्यू बी में डालनी हो, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? नो, एरर आ जाएगा। सी में आप कैसे करते थे, अगर ए एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वहां पे कैसे स्टोर होता था, इन ए कैरेक्टर एरे फॉर्म। एक कैरेक्टर एरे मतलब ये कोई डेटा टाइप नहीं है, कैर इज अ डेटा टाइप, कैर एक डेटा टाइप है। तो आपने क्या, उसका एक एरे बना लिया, आपने उस डेटा टाइप के 20 ब्लॉक्स बना लिए, और उसमें एक ब्लॉक में एच रख दिया, एक में ई रख दिया, एक में एल रख दिया, एक में एल रख दिया, एक में ओ रख दिया। यही था, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था सी में स्ट्रिंग को स्टोर करने का। क्या स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप वहां पे होती नहीं थी सी में, कैर एक डेटा टाइप होती थी। जैसे इंट का एरे बनाते थे, फ्लोट का एरे बनाते थे, सिमिलरली आप स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर्स का एरे बना लेते थे। आप कोई भी साइज उसमें दे सकते थे, जैसे मैंने 20 दिया, इसका मतलब है मैं कैर के 20 ब्लॉक्स बना रही हूँ और उसमें मैंने कैरेक्टर स्टोर कर दिया हेलो। क्लियर? अगर मुझे एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी करना है, क्या मैं असाइनमेंट से कर सकती थी? नो, दिस इज नॉट अलाउड। इसमें तो एरर आ जाता था। हम कैसे कॉपी करते थे, strcpy एक फंक्शन होता था, तो हम इस तरह स्ट्रिंग को कॉपी करते थे। क्लियर? सपोज मुझे, मेरे पास यहाँ पे है वर्ड, अब मुझे दो स्ट्रिंग को कंकैट करना होता था, क्या मैं ऐसे कंकैट कर सकती थी a प्लस बी? नो, मुझे दो स्ट्रिंग्स की एडिशन करनी है, मैं कर सकती थी? नो, यहाँ पे भी एरर आता था। तो इसके लिए हम यूज करते थे फंक्शन स्ट्रिंग कैट। क्लियर? तो ये चीजें होती थी। आप जो नॉर्मल ऑपरेटर्स थे, प्लस इज इक्वल टू, ये डेटा टाइप्स पे यूज कर सकते थे, इंट पे, कैर पे, फ्लोट। बट अगर आप स्ट्रिंग की बात, कैरेक्टर एरे की बात करो, तो आप इस तरह कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते थे, आपको स्ट्रिंग कॉपी यूज करना पड़ता था। ना ही प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते थे एडिशन के लिए, हेलो वर्ड की आपको स्ट्रिंग कैट यूज करना पड़ता था। बट सी प्लस प्लस में हमारे पास स्ट्रिंग क्लास है। तो सी में तो ऐसे था, कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग स्टोर, बट सी प्लस प्लस में आपके पास एक क्लास होती है स्ट्रिंग। क्लियर? स्ट्रिंग क्लास जब यूज करनी है, आपको ऊपर इंक्लूड करनी है फाइल हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। सी प्लस प्लस स्ट्रिंग एज एन एसटीएल वर्सेस कैर एरे। तो सी में तो क्या यूज होता था, कैरेक्टर एरे,
और सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग यूज होता है। तो स्ट्रिंग क्या है? एक इनबिल्ट सी प्लस प्लस की क्लास है, ऑलरेडी बनी हुई क्लास है, और वो क्लास है कहाँ पे? एसटीएल में, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में। तो सी प्लस प्लस में तो स्ट्रिंग नाम की इनबिल्ट क्लास है। सी में तो कैर एरे यूज होता था, बट सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग क्लास है, और उस क्लास के अंदर कैरेक्टर एरे भी है, वेरिएबल्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं, गेट लाइन, लेंथ, एम्प्टी, साइज, रीसाइज, क्लियर, ऑपरेटर, ऐड, कंपेयर, सबस्ट्रिंग। तो इसके अंदर फंक्शंस भी हैं। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सी में तो आप कैरेक्टर एरे यूज करते थे, सी में तो आप कैरेक्टर एरे यूज करते थे, बट सी प्लस प्लस में आपके पास स्ट्रिंग ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है, और ये क्लास आपकी है कहाँ पे? ये क्लास आपकी एसटीएल में है। मींस ये जो स्ट्रिंग क्लास है ये टेम्पलेट की हेल्प से बनी हुई है एसटीएल में, और इस क्लास के अंदर वेरिएबल्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं। और कौन कौन से फंक्शंस हैं इस क्लास के अंदर? गेट लाइन, लेंथ, एम्प्टी, साइज, क्लियर, ये वाले सारे फंक्शंस हैं। गेट लाइन इज फॉर टेकिंग द इनपुट line by line, it is for calculating the length। तो हम एक दो फंक्शंस चला के देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी हेडर फाइल हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। ये आपकी एक क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, जो कि एसटीएल में ऑलरेडी डिफाइंड है। क्लियर? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग, ये आप नहीं भी लिखोगे स्ट्रिंग तो भी चल जाएगा प्रोग्राम, बिकॉज आईओ स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी स्ट्रिंग क्लास है। यूजिंग नेमस्पेस std। अब स्ट्रिंग एक क्लास है, क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट क्या बनाया मैंने? सपोज क्या ऑब्जेक्ट बनाए? ए बना लेते हैं। क्लियर? तो क्लास नेम इज स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट नेम इज ए, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ए। क्लियर? इसके अंदर अभी तक आप समझते थे कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, और मैंने जैसे आप इंट ए, फ्लोट बी, कैर ए ऐसे डिक्लेयर करते थे, वैसे ही आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते थे डेटा टाइप का। जैसे आप इंट ए, फ्लोट बी, कैर ए ऐसे डिक्लेयर करते थे, वैसे ही आप स्ट्रिंग का भी डिक्लेयर कर लेते थे, डेटा स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। बट ये डेटा टाइप नहीं है, ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट है। और आपकी क्लास कौन सी है? इसमें आप डेटा टाइप की तरह नहीं इसको बना रहे थे, आप ये क्लास का नाम लिख रहे थे स्ट्रिंग, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए। या सपोज मैं इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ, हेलो, अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है आप कैसे करवाओगे? हेलो, क्लियर? सपोज मैंने एक और स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना लिया, या बोल दो स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक और वेरिएबल क्लियर कर दिया बी। अब मुझे इसमें कॉपी करना है बी में ए का कंटेंट, तो मैं डायरेक्टली यूज इस ऑपरेटर से, इज इक्वल टू ऑपरेटर से, असाइनमेंट ऑपरेटर से कर सकते हो, जो कि सी में पॉसिबल नहीं था या कैरेक्टर एरे में पॉसिबल नहीं था। बट स्ट्रिंग क्लास के अंदर ये ऑलरेडी डिफाइंड है असाइनमेंट ऑपरेटर की वर्किंग। अब मैं इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए लिखूं, इसका मतलब क्या है? कंटेंट ए जो है वो बी में कॉपी हो गया। मैं सी आउट बी करवा के दिखती हूँ। पहली लाइन सी आउट ए प्रिंट होगा हेलो, फिर मैंने बी डिक्लेयर किया ऑब्जेक्ट, ए की वैल्यू बी में कॉपी की, फिर मैंने बी को डिस्प्ले करवाया। हम इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं। यस, इट्स हेलो। तो ये ऐसे कॉपी करना सी प्लस प्लस में सी में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कैर एरे इसमें कोई ऑपरेटर्स नहीं आ सकते, वहां पे स्ट्रिंग कॉपी यूज करना पड़ता था। बट स्ट्रिंग में यहाँ पे आप यूज कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर्स। अगर मुझे प्लस ऑपरेटर यूज करना है, सपोज मैं लिख रही हूँ सी आउट ए प्लस ए प्लस बी। पहला आउटपुट क्या है आपका? मैं स्ट्रिंग एक सॉरी मैं स्ट्रिंग ए ले रही हूँ हेलो, एक स्ट्रिंग ले रही हूँ बी वर्ड, एक ए स्ट्रिंग ले रही हूँ हेलो, एक बी ले रही हूँ वर्ड, और मैंने सी आउट किया ए प्लस बी। मीन्स मैं ए प्लस बी, क्या मतलब क्या है? मैं कंकैटिनेशन कर रही हूँ हेलो प्लस
वर्ड। इसको प्रिंट करवा के देखें, मुझे अब स्ट्रिंग कैट यूज नहीं करना, मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किया जो कि सी में पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहां पे कैर एरे था। कैर एरे में कैर एरे इज नॉट एन डेटा टाइप। तो अब स्ट्रिंग की हेल्प से अगर आप इसको करोगे हेलो वर्ड, बट इसमें कोई स्पेस नहीं आ रहा। अगर आपको स्पेस भी चाहिए तो आप प्लस, पहले मुझे एक स्पेस चाहिए, फिर मुझे प्लस बी चाहिए। इसका मतलब पहले ए स्ट्रिंग प्रिंट हो, फिर ऐड हो जाए एक स्पेस, फिर ऐड हो जाए बी की वैल्यू। अब देखते हैं आउटपुट इसका, हेलो वर्ड। क्लियर? सपोज अब मुझे इसकी लेंथ, इसमें ऑपरेटर्स भी चलते हैं, इसमें फंक्शंस भी चलते हैं। सपोज मुझे लेंथ फाइंड करनी है ए स्ट्रिंग की, तो आप लिखोगे ए स्ट्रिंग, इसका नाम क्या है स्ट्रिंग का, पहले का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ए, और फंक्शन कैसे असेस होते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। हियर ऑब्जेक्ट नेम इज ए, फंक्शन नेम इज लेंथ। इफ यू लाइक दिस, क्योंकि फंक्शंस हमेशा कैसे चलते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे ए है और फंक्शन नेम क्या है लेंथ, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। अब मैं इसको प्रिंट करवा के देखूं इसकी लेंथ कितनी आएगी, हेलो की 5। क्लियर? इसमें और फंक्शंस भी हैं लाइक ए डॉट, मुझे सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। अगर मुझे प्रिंट करना है सब स्ट्रिंग, ए डॉट एस सब स्ट्रिंग में फर्स्ट लेटर आपको ये सब स्ट्रिंग जो फंक्शन है, ये सब स्ट्रिंग भी एक फंक्शन है, जैसे लेंथ फंक्शन था वैसे ही सब स्ट्रिंग फंक्शन है। जो सब स्ट्रिंग फंक्शन है वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लेता है कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पोजीशन। सपोज मुझे 0 से स्टार्ट करना है, मुझे कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं, सपोज मुझे 2 करवाने हैं। क्लियर? तो मुझे ए का सबस्ट्रिंग मीन्स कुछ हिस्सा उस स्ट्रिंग का मुझे प्रिंट करना है। सबस्ट्रिंग मीन्स कुछ पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग आई वांट टू प्रिंट। मुझे किसका प्रिंट करना है, ए का मुझे सबस्ट्रिंग प्रिंट करना है। मुझे कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पोजीशन आई वांट टू प्रिंट फ्रॉम 0। पहले मुझे ये करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पोजीशनिंग बता दूं। सॉरी, सी आउट, अगर मैं लिखूं A0, इफ आई राइट, ये जो आपका स्ट्रिंग है, अगर मुझे इसका फर्स्ट लेटर प्रिंट करवाना है तो आई विल राइट A0, क्योंकि स्ट्रिंग की जो हमेशा लोकेशन है वो 0 से स्टार्ट होती है। आई विल गेट H। अगर मुझे इसका सपोज फर्स्ट मुझे E प्रिंट करवाना है तो आई विल राइट A1। तो H की पोजीशन है 0, E1, L2, L3, O4। अगर मैंने A1 लिखा तो आई विल गेट द आउटपुट E। Suppose I am writing A4. I will get the output O, because it starts from 0 and O will be at the 4th position. Clear? अब आते हैं सबस्ट्रिंग को। सबस्ट्रिंग मीन्स कुछ पोर्शन स्ट्रिंग का दिखाना। क्लियर? फर्स्ट आर्गुमेंट विल टेल कि हमें कहां से स्टार्ट करना है। सपोज मुझे ए के 0 से स्टार्ट करना है। 0 मीन्स H। मुझे कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं, 2। तो 2 कैरेक्टर्स कौन से हैं 0 से, H और E। अब इसको चला के देखते हैं, H और E। क्लियर? सपोज मुझे B का प्रिंट करवाना है फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन एंड 3 कैरेक्टर्स। फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, 0 is W, O is first, and 3 characters ORL. Let's execute this. ORL. Clear? So this is about strings, basic idea about strings. तो इसमें पहला स्ट्रिंग का सिंपल प्रोग्राम है जहाँ पे एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। जैसे मैंने ए लिया था, इन्होंने ग्रीटिंग लिया हुआ है और इसको प्रिंट करवा दिया। फिर कंकैटिनेशन मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे प्लस ऑपरेटर से कर सकते हो। बेसिक फंक्शंस लाइक मैंने लेंथ का आपको बताया, फॉर द फर्स्ट लेटर इंडेक्सिंग का बताया आपको, गेट लाइन आपको बताया लाइन बाय लाइन इनपुट करवाने के लिए, सब स्ट्रिंग बताया। नेक्स्ट वन इज कंपेयर। कंपेयर, इफ आई वांट टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, सपोज मैंने पहला स्ट्रिंग भी हेलो लिया है और दूसरा स्ट्रिंग भी हेलो लिया है। क्लियर? अब कंपेयर के लिए क्या होता है, फंक्शन a डॉट कंपेयर ऑब्जेक्ट, ये भी फंक्शन है।
जो कि आर्गुमेंट में भी दूसरा ऑब्जेक्ट लेता है, एक ऑब्जेक्ट तो कॉल करता है फंक्शन को, दूसरा ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिससे कंपेयर करना है। तो मैंने लिखा ए का कंपैरिजन बी के साथ हो जाए। तो अब हेलो हेलो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो 0। If both strings are equivalent, then you will get the answer 0. अगर आपने दोनों strings equivalent लिए हैं और आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, then you will get answer 0. क्लियर? ये कंपैरिजन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है। सपोज मैंने पहला कैरेक्टर मैंने इसको चेंज कर दिया हेलो सेलो, क्लियर? अब पहला कैरेक्टर मैच होगा एच और सी, कौन बड़ा है? अगर ए बी सी डी देखें तो ए कौन सा कैरेक्टर बड़ा, कौन सा स्ट्रिंग बड़ा हुआ, फर्स्ट वाला। एच अगर आपका, आप देखते हैं इसको चला के, सॉरी एग्जीक्यूट कंपाइल नहीं किया मैंने, then you will get positive number। अगर आपका फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकेंड स्ट्रिंग, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है अगर वो ग्रेटर है, then you will get the positive number। क्लियर? अगर आपका सेकेंड स्ट्रिंग ग्रेटर है, मैंने अगर y ले लिया, अब y इज ग्रेटर देन h, then you will get, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग स्मॉलर है then you will get नेगेटिव नंबर। क्लियर? तो ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं then you will get 0। अगर आपका फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ा है then you will get जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है मींस या फर्स्ट स्ट्रिंग कह लो वो बड़ा है तो you will get पॉजिटिव नंबर। जिससे कंपेयर कर रहे हो सेकंड स्ट्रिंग अगर वो बड़ा है then you will get नेगेटिव नंबर। दिस इज द कंपैरिजन फंक्शन। दिस इज ऑल इन द इनसाइड द क्लास स्ट्रिंग, जो कि सी में अवेलेबल नहीं थी, सी प्लस प्लस में अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक इज हैशिंग। अब हैशिंग क्या होता है, सबसे पहले अब हैशिंग मैप्स गिवन वैल्यू टू ए पर्टिकुलर की। तो दिस हेल्प्स इन दी फास्टर असेस। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक गाड़ी की मॉल में पार्किंग सिस्टम है, क्लियर? उस पार्किंग में मेरे पास 10 स्पेसेस है। इसको आपको बताती हूँ कैसे समझेगा हैशिंग। सपोज मेरे पास पार्किंग सिस्टम है, मेरे पास पार्किंग में 10 स्पेसेस है, क्लियर? अब 10 स्पेसेस के अंदर मैक्सिमम कितनी गाड़ियां पार्क हो सकती हैं? 10। मैक्सिमम कितनी गाड़ियां पार्क हो सकती हैं? 10। तो जितनी कार्स कैन बी पार्क्ड should be less than or is equal to spaces। मतलब कार्स या तो लेस होंगी या इक्वल टू होंगी स्पेसेस में, कि 10 से ज्यादा कार्स पार्क नहीं हो सकती। मींस 0 से लेके या 0 कार्स पार्क होंगी या मैक्सिमम 0 to 10 कार्स कैन बी पार्क इनसाइड द पार्किंग सिस्टम। यस। अब कौन सी गाड़ी कहाँ पार्क है मुझे सर्चिंग फास्ट करनी है। हैशिंग इज फॉर बेस्ट बेसिकली फॉर फास्ट असेसिंग। मुझे क्या कौन सी गाड़ी कहाँ पे पार्क है उसकी मेनली फास्ट असेस कर रहा है, ठीक है? अब मैं जाके हर एक पार्क जाके स्लॉट पे नहीं देखूंगी कि ये नंबर की गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। तो मैंने इसके लिए एक एल्गोरिथम, बहुत सारे हैशिंग के एल्गोरिथम्स होते हैं, तो एक एल्गोरिथम होता है लाइक एक्स मॉडुलस टेस्ट। क्लियर? मॉडुलस मींस रिमाइंडर। सपोज मेरे पास अब जो गार्ड पार्किंग नंबर्स हैं, एक है 0, एक है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 4, एक है 5, एक है 6, एक 7, एक 8, एक 9। ये आपके पास जो आपने पार्किंग वाला एरिया बनाया हुआ है, पहले पार्किंग वाले को नंबर दिया हुआ 0, दूसरे को 1, दूसरे को 3, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपने पार्किंग वाले जो आपका एरिया है उसको आपने नंबरिंग की हुई है 0, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने आपको बोला आपके पास 10 स्पेसेस हैं गाड़ी पार्क करने के लिए और आपने उसकी मार्किंग की हुई है 0 से लेके 9। क्लियर? और 0 से लेके 9 तक मार्किंग की है आपको, इसका मतलब है कि 10 से ज्यादा गाड़ियां पार्क नहीं हो सकती। अब गाड़ी पार्क कैसे होगी? सपोज आपके पास गाड़ी आ रही है जिसका नंबर है 3002। जो भी आपके पास गाड़ी आ रही है उसका आपका नंबर है, सपोज उसका जो नंबर प्लेट पे नंबर है वो है 3002। मैंने इसको मान लिया x। अब मैं अगर इसका मॉडुलस करूं, रिमाइंडर करूं, 10 से डिवाइड करूं तो इसका मॉडुलस कितना आएगा? 2। तो मैं इस गाड़ी का जो नंबर होगा उसको मैं 2 नंबर वाली जो स्लॉट है उसके अंदर डाल दूंगा। सपोज मेरे पास अब गाड़ी आई
6008 6008। अगर मैं इसका मॉडुलस करूं तो मैं इसको डाल दूंगी 8 नंबर वाली गाड़ी, 8 नंबर वाले स्लॉट पे। ठीक है, सपोज मेरे पास अब गाड़ी आई है एक 5003, इसका मॉडुलस करें तो नंबर 3 पे ये गाड़ी चली जाएगी। एक गाड़ी आई मेरे पास, ये नंबर का पे कौन से पे चली जाएगी 0 पे, अगर इसका मॉडुलस करें तो अब क्या होगा, आपकी असेसिंग फास्ट हो जाएगी। जब भी गाड़ी का नंबर आप देखोगे, आप बोल दोगे कि ये गाड़ी इस नंबर पे खड़ी है, आपको जा जाके एक बार नहीं देखना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह गाड़ियां पार्क करूं, यार इसको बोलते हैं हैशिंग, कि आपकी जो भी वो है वैल्यू है उसको एक की से मैप करना। सपोज आपने गाड़ी का नंबर है 6007, उसकी की क्या होगी 7th नंबर पे आप उसको स्टोर करोगे। तो हैशिंग मींस मैपिंग ए गिवन वैल्यू टू ए पर्टिकुलर की। दिस हेल्प्स इन फास्टर असेस। इससे क्या होता है, असेसिंग फास्ट हो जाती है। आप जितना गाड़ी का नंबर देखोगे, यू विल गो टू दैट पार्किंग लेन एंड पिक योर कार। तो दिस, हाँ कई बार कोलिजन हो जाती है, जैसे पहले 3002 गाड़ी आई, फिर उसके बाद 8002 गाड़ी आ गई, दोनों सेकंड नंबर स्लॉट पे जाएंगी ना, बट 3 सेकंड नंबर स्लॉट पे तो ऑलरेडी गाड़ी खड़ी है। तो इसकी ये आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक आगे कोलिजन्स मैकेनिज्म होता है कि कोलिजन्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसके मेथड्स होते हैं लीनियर कोलिजन रिजॉल्व करना, बाइनरी करना, क्वाड्रेटिक करना, के टाइम रिजॉल्व करना। उसको इतना आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग ये होता है लीनियर में कि आप अगली एम्प्टी स्पेस देख लो, वहां पे स्टोर कर दो। क्लियर, ये चीजें होती हैं। तो आपको कोलिजन वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली हैशिंग कैसे प्रोग्रामिंग में करनी है, जस्ट उस पे ही फोकस करो। हैशिंग मींस मैपिंग ए गिवन वैल्यू टू ए पर्टिकुलर की। जैसे मैंने बोला, जो भी गाड़ी का नंबर आया, दिस इज योर वैल्यू, यू आर मैपिंग टू ए की, ताकि आपकी असेसिंग फास्ट हो जाए। दिस इज हैशिंग। अब हैश कैसे कैलकुलेट करते हैं इन C++ प्रोग्राम, दैट इज द मेन टॉपिक। हैशिंग के लिए भी इनबिल्ट एक क्लास STL के अंदर डिफाइंड है जिसका नाम है हैश। तो आपको खुद हैशिंग के लिए कोई एल्गोरिथम या कुछ चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हैशिंग इज अ वन वे इंक्रिप्शन व्हिच मींस यू कैन नॉट गो फ्रॉम। हाँ, आपको मैंने जैसे अभी बता दिया कि ये फॉर्मूला यूज करके x मॉडुलस 10 यूज करके आपने ये सपोज 11 12 13 14 15 वैल्यूज थी, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करके उसको 1 2 3 4 5 कीज निकाल ली। बट ये अंदर क्या हैशिंग का फॉर्मूला यूज किया गया है, कंपाइलर क्या यूज कर रहा है, वो आपको नहीं पता होता। इस इज वन वे इंक्रिप्शन। यू कैन नॉट गो फ्रॉम की टू वैल्यू। आप उल्टा नहीं जा सकते हो, 1 से 11 तक नहीं पहुंच सकते हो। हाँ, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है फिर जब हो जा सकते हो। बट हैशिंग कई तरह की होती है, कौन सी यूज की गई है, किससे की निकाली गई है, ये किसी को नहीं पता होता। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट हैशिंग। तो हैशिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, इनबिल्ट एवरीथिंग इज डन। STL के अंदर एक फाइल है जिसका STL के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है हैश। तो तो उसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है एल्गोरिथम कैसे कैलकुलेट करना है हैश। तो उस हैशिंग के प्रोग्राम चलाने के लिए आपको अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड बिट्स std++। ये फाइल और देव CPP में तो होती नहीं है। तो अब अगर आप इंक्लूड करोगे हैश इंक्लूड बिट्स std++, तो एरर आ जाएगा क्योंकि देव CPP में ये फाइल नहीं होती। अगर आपको देव C++ में ही, जैसे जिसमें मैं आपको प्रोग्राम करवाती हूँ, अगर आपको इसमें ही आपको ये प्रोग्राम चलाना है हैशिंग वाला, तो आपको ये फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी इंटरनेट से, ये लाइन लिख के हैश इंक्लूड बिट्स std++। तो बेटर मैं बोलूं, अगर डाउनलोड करनी है डाउनलोड कर लो और इंक्लूड कर लेना ऊपर प्रोग्राम के अंदर, तो भी चलेगा। बट डाउनलोड से प्रॉपरली कई बार हो नहीं पाती है, उसके बाद उसका पाथ सेट, तो इट्स अ डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट बट मतलब डोंट गो बाय दिस वे कि आप डाउनलोड करो फिर इंक्लूड करो, ये थोड़ा मुश्किल है, कई बार फाइल प्रॉपरली डाउनलोड नहीं हो पाती। तो बेटर है ऑनलाइन कंपाइलर यूज करो। मैंने ऑनलाइन कंपाइलर का स्लाइड्स में लिंक दिया है, इस ऑनलाइन कंपाइलर को यूज करो, इसमें हैशिंग के प्रोग्राम करो, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी है। आपको कुछ स्पेशल, जैसे ये कंपाइलर है ऑनलाइन, ये मैंने लिंक दिया हुआ स्लाइड में, तो आपको इसमें फाइल डाउनलोड करने की, ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी होती है। तो मैंने बोला कि हैशिंग के लिए ऑलरेडी क्लास डिफाइंड है, आपको क्लास तो बनी हुई है, तो क्लास बनी हुई है, सीधा क्या करो, उसका ऑब्जेक्ट यूज करो। तो मैं आपको यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम।
तो टेम्पलेट क्लासेस, अब एसटीएल के अंदर सारी चीजें कैसे बनी हुई है? टेम्पलेट क्लास से। तो टेम्पलेट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? वैसे तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? जैसे क्लास का नाम क्या है? मैंने बोला हैश। ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दे रही हूँ सपोज ओबीजे। क्लियर? तो क्लास ऑलरेडी डिफाइंड है एसटीएल में, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी चीज बनी हुई है, हमें डायरेक्ट हम सीधा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का नाम है हैश, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने सपोज ओबीजे दे दिया। अब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता कैसे है टेम्पलेट में, वो मैंने आपको बताया था। जब भी टेम्पलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, जस्ट राइट डेटा टाइप इन फ्रंट ऑफ इट। अगर आपको करेक्टर का हैश कंप्यूट करना है देन राइट कैर। अगर आपको इंटीजर का करना है ऑब्जेक्ट बनाते समय तो राइट इंटीजर। सपोज मुझे कैर का करना है तो आई विल राइट कैर सी आउट hash value is सी आउट हैश वैल्यू इज, आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ओबीजे। इसके अंदर मुझे किसी करेक्टर का कंप्यूट करना है हैश। मैंने सपोज एक करेक्टर ले लिया स्मॉल ए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, और जब भी टेम्पलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है आगे डाटा टाइप आती है, तो मैंने जस्ट एक प्रिंट करवा दी लाइन हैश वैल्यू इज कोट्स में। और मुझे किस करेक्टर का कंप्यूट करना है, उस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने उस करेक्टर का नाम लिख दिया। अब इसको चला के देखते हैं। इसने इसका हैश कंप्यूट करके दिया है कि जब भी स्मॉल आए उसको 97 नंबर लोकेशन पे स्टोर करो। ये इसका कैसे कंप्यूट कर रहा है? स्काई कोड। अब हमें समझ आ गया कि एल्गोरिथम कौन सा यूज किया होगा। उसने जब करेक्टर रीड करता है उसका स्काई वैल्यू उठा लेता है। जैसे स्मॉल ए की स्काई होती है 97। अगर मैं कैपिटल ए लेके देखें उसकी होती 65। देखते हैं इसका भी हैश क्या आता है, 65। गुड। अगर मैं बी लिखे देखूं करेक्टर, इसका आना चाहिए 66। 66। क्लियर? जब आपको हैश कंप्यूट करना है, जस्ट आप ऑब्जेक्ट बनाते समय, सपोज मुझे इंटीजर का कंप्यूट करना है, आई विल राइट इंट। अब मुझे कोई इंटीजर लिख सकती हूँ मैं इसके अंदर। सपोज मैंने लिखा 26 27। अगर आपको इंटीजर का हैश कंप्यूट राइट इंट, उसके बाद आपने कोई इंटीजर वैल्यू लिख दी। अब इसका हैश देखते हैं क्या आता है। इस 27 का इसने हैश 27 ही कंप्यूट किया। इसके पास बहुत मेमोरी होगी, जैसे हमने तो सिर्फ अभी 10 स्पेसेस लिए थे, इसके पास स्पेसेस होंगी। 27 वाला जो वैल्यू है वो 27 वाली जो वैल्यू 27 उसकी की है। सपोज मैं नेगेटिव नंबर लेती हूँ -27। इसका हैश काफी बड़ा दे रहा है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, 2's कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होती है। तो आई डोंट नो कि वो क्या दे रहा है, बट आई थिंक इट्स 2's कॉम्प्लीमेंट। ये उसकी वैल्यू कुछ भी दे सकता है, ये इसका अंदरला कोड है। वी डोंट नो हाउ दे आर कंप्यूटिंग द हैश। अगर आप इंटीजर का कंप्यूट करना है तो राइट इंटीजर। सपोज मुझे स्ट्रिंग का करना है, आई विल राइट स्ट्रिंग। हेलो लिख दिया मैंने। अब जब हेलो आएगा तो उसका क्या हैश होगा? इट्स ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स नंबर। हैश कंप्यूट करने के लिए जस्ट गो टू द ऑनलाइन कंपाइलर। अब सीधा क्लास बनी हुई है, ऑब्जेक्ट बनाइए। इसमें मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे, उसके आगे डेटा टाइप लिखिए जिस डेटा टाइप का आपको हैश कंप्यूट करना है। मैंने स्ट्रिंग लिख दिया तो स्ट्रिंग का कंप्यूट हो जाएगा। इंटीजर लिख दिया तो इंटीजर आ जाएगा। कैर लिख दिया तो कैर आ जाएगा। दिस इज अबाउट द हैशिंग। यही लिखा हुआ है हमने स्लाइड्स में कि अगर आपको हैशिंग के प्रोग्राम चलाने हैं तो यू जस्ट इंक्लूड द फाइल hash include best at std++। अगर अगर देव C++ में चलाने, बट ये फाइल ऑलरेडी नहीं होती, आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी या ऑनलाइन जीडीपी कंपाइलर यूज कीजिए। क्लियर? और ये प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको कराया करेक्टर हैशिंग के लिए, इंटीजर हैशिंग के लिए, स्ट्रिंग हैशिंग के लिए। यस। नेक्स्ट इज द वेक्टर। दिस इज अनदर एसटीएल। वेक्टर भी एक ऑलरेडी, जैसे हैश ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है, वैसे ही ऑलरेडी डिफाइंड क्लास होती है वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? अब डायनेमिक एरे जैसे मैंने जैसे अभी आपको ये प्रोग्राम करवाया था, ये वाला एक डायनेमिक एरे बनाया था। इसमें मैंने
जैसे ना मैंने इंटीजर एरे लिया था, मैंने ना फ्लोट लिया था, ना कैरेक्टर लिया था, ना डबल, ना स्ट्रिंग, जस्ट मैंने एक डायनेमिक एरे बनाया था। मतलब मैंने एक एक्स डेटा टाइप ली थी। डेटा टाइप एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी डेटा टाइप। एक्स में चाहे डबल आ जाए, चाहे इंट आ जाए, चाहे कैर आ जाए, कोई भी डेटा टाइप आ सकती थी एक्स में। क्लियर? अब इन्होंने ये क्लास हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये क्लास एचटीएम में ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आपको एरे ही बनाना है, किसी भी डेटा टाइप का बनाना है, तो आपको खुद क्लास या टेम्पलेट वाली क्लास भी खुद बनाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। उन्होंने क्लास खुद बनाई हुई है और उस क्लास का नाम क्या दिया हुआ है? वेक्टर। जैसे मैंने खुद बनाई थी तो मैंने नाम दिया था टेस्ट। इनके अंदर ने ये क्लास खुद बनाई हुई है, इस क्लास का नाम उन्होंने क्या दिया हुआ है? वेक्टर। और वेक्टर ऐसी क्लास है जिसके अंदर डायनेमिक एरे बन सकते हैं। वेक्टर इज अ डायनेमिक एरे विद साइज फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायरेक्ट एक्सेस टू एलिमेंट। जब आपको डायनेमिक एरे के लिए टेम्पलेट वाली क्लास बनानी है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जो कि एसटीएल में ऑलरेडी बनी हुई है, और उस क्लास का नाम क्या है? वेक्टर। यू कैन डायरेक्टली मेक दैट ऑब्जेक्ट। सिर्फ क्लास नहीं बनी हुई, क्लास के अंदर एरे में एलिमेंट्स डालने कैसे हैं, उस ऑपरेशंस कैसे करने हैं, एरे को असेस कैसे करना है, वेक्टर में सब कुछ है। आपने तो जस्ट एक सिंपल क्लास बनाई थी जिसका नाम आपने दिया था टेस्ट, जिसके अंदर डायनेमिकली एरे किसी भी टाइप का बन सकता है। बट एसटीएल के अंदर वेक्टर नाम की क्लास है जिसके अंदर आप कोई भी एरे बना सकते हो, किसी भी डेटा टाइप का। उस एरे पे कोई भी फंक्शंस कर सकते हो, एरे में कितना भी एरे का साइज हो सकता है, एवरीथिंग। तो वेक्टर इज अ डायनेमिक एरे with a size flexibility and direct access to element। तो इसको चलाने के लिए आपको इसको ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा उस क्लास को, उसका नाम है हैश इंक्लूड वेक्टर। आपको वेक्टर क्लास को इंक्लूड करना पड़ेगा। अपने वेक्टर क्लास इंक्लूड कर ली, इसका मतलब आप डायनेमिक एरे बनाने की कोशिश करिए। हैश इंक्लूड iostream using namespace std क्लियर int main। सबसे पहले जब ये क्लास तो आपके पास है, बट जब आपको कुछ भी करना होता है, आप सबसे पहले क्या बनाते हो? ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास नेम वेक्टर, ऑब्जेक्ट नेम v1। अब मैंने अभी कोई डायनेमिक क्लास नहीं बनाई एरे के लिए, जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, आपको दिखाई थी अभी। मैंने कोई क्लास यहाँ नहीं बनाई, ये ऑलरेडी बनी हुई है। जस्ट मैंने हैश इंक्लूड वेक्टर लिखा तो ये क्लास अपने आप डिफाइन हो गई। मैंने जस्ट उसका ऑब्जेक्ट बनाया v1। अब ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। अब जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है, मैंने बोला उसके आगे आपको डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी। आपको डायनेमिक एरे अगर इंटीजर बनाना है तो राइट इंट, अगर कैरेक्टर बनाना है तो राइट कैरेक्टर, अगर को डबल बनाना है तो राइट डबल। तो जो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट, जब भी टेम्पलेट बनता है उसका जब ऑब्जेक्ट बनता है उसके आगे डेटा टाइप आती है। तो मैंने पूरी, इससे क्या होगा, इंट लिखने से पूरी भी जो वेक्टर क्लास का प्रोग्राम होगा इस फाइल के अंदर, जो क्लास होगी वो पूरी एक इंटीजर के लिए कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? अब आपने बोल दिया इंट। अब कितने डेटा का एरे बनाना है, यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चाहे आप 10 एलिमेंट्स डालो, चाहे 20 डालो, चाहे 2 डालो, नो नीड टू मेंशन द साइज। एसटीएल के अंदर ये बहुत इजी चीज है कि जब आपने लिख दिया कि मुझे इंटीजर एरे बनाना है, वेक्टर का मतलब है कि इंटीजर एरे बनाना है, चाहे वो कितने मर्जी साइज का हो आप बना सकते हो। और उसमें एरे में एलिमेंट्स कैसे ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है यहाँ पे पुश बैक का। और एलिमेंट्स ऐड करने के लिए तो फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं? ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। ऑब्जेक्ट नेम क्या है? v1 डॉट फंक्शन है पुश बैक। तो पहला एलिमेंट आपको एरे में क्या डालना है? सपोज मैं डालना चाहती हूँ 65। ये पुश बैक फंक्शन क्या करता है, आप इतनी बात लिखने से आपका एक इंटीजर एरे बन जाएगा, उसका साइज अनलिमिटेड है, आप कितना भी एलिमेंट्स डाल सकते हो। तो ऑब्जेक्ट नेम से मैंने एक फंक्शन कॉल किया पुश बैक, जो कि एरे के बैक पे एलिमेंट पुश करेगा। ये मैंने वैल्यू ऐड कर दी 65, तो मेरा एरे में एलिमेंट चला गया 65। मुझे और एलिमेंट ऐड करना है उसके पीछे, मैं फिर पुश बैक लिख दूंगी। सपोज मैंने ऐड कर दिया 20। फिर मुझे और एलिमेंट ऐड करना है, मुझे यूज कर दूंगी फंक्शन पुश बैक। सपोज मैंने लिख दिया 3। अब मैंने मेरे एरे में 3, मेरे पास एक इंटीजर एरे बन गया जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 65, 20, 3। आप कितने भी एलिमेंट्स डाल सकते हो, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ये जो पुश बैक फंक्शन है, ये मैंने आपको बोला था एसटीएल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेनर, एल्गोरिथम एंड आइटरेटर। तो डेटा स्टोर करने वाले कहाँ पे होते हैं? एल्गोरिथम में क्या उनसे होते हैं जिसपे कोई अपने ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे सॉर्टिंग करनी हो, रिवर्स करना हो,
मैक्सिमम फाइंड करना हो, मिनिमम, वो कहाँ पे होते हैं? एल्गोरिथम में। आइट्रेटर में मूव कैसे करना है डेटा के ऊपर, आगे, बाई डायरेक्शनल, रैंडम, है ना। और डेटा वाले कहाँ पे होते हैं? कंटेनर में। तो ये जो पुश बैक वाला फंक्शन है वो एसटीएल के में कंटेनर क्लास में आता है, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं? एरे में डेटा पुश कर रहे हैं, डेटा को ऐड कर रहे हैं। मैंने 3 एलिमेंट्स एरे में ऐड करेंगे। अब मुझे देखना है एरे को प्रिंट करवा के, मुझे एरे को असेस करना है, प्रिंट करवाना है, तो मुझे किस चीज की जरूरत है? आइट्रेटर की। मुझे आपको क्या जरूरत है? आइट्रेटर की। तो आइट्रेटर वाली, आप एक आइट्रेटर डिफाइन कर रहे हैं। आइट्रेटर जब डिफाइन करना है तो आइट्रेटर भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे क्लास नेम वेक्टर, एक मैंने लिख दिया आइट्रेटर, उस आइट्रेटर का नाम दे दिया आई। बट आपको आगे इसके लिखना पड़ेगा कि आपको जो आइट्रेटर है वो किस डेटा टाइप पे चलाना है। तो जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ दिस कि मुझे इंट पे चलाना है, स्कोप रेजोल्यूशन। क्लियर? अब आइट्रेटर में एक फंक्शंस भी होते हैं कि आपको मुझे क्या करना है? एरे को प्रिंट करवाना है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। तो आई इज इक्वल टू बिगिन से शुरू कीजिए, फंक्शन है बिगिन भी, तो ऑब्जेक्ट नेम v1 डॉट बिगिन। मुझे कहां तक चलाना है? जब तक मैं एंड तक नहीं पहुंचती, v1 डॉट एंड फंक्शन तक, और आइट्रेटर को प्लस प्लस। मैंने एक लूप लगा दी, जो कि जो ये आपका ऑब्जेक्ट है v1, वो फंक्शन सेस करेगा बिगिन, एरे को बिगिन से शुरू करो जब तक एंड नहीं आता, और प्लस प्लस करते रहो और प्रिंट करवाते जाओ एरे के एलिमेंट्स। जो ये आइट्रेटर है वो पॉइंटर की हेल्प से उसके एड्रेसेस पे पॉइंट करता है, बट मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो आई विल राइट आई। अब मैं इसको चला के देखती हूँ। इसका मीनिंग क्या है प्रोग्राम का? बेसिकली डायनेमिक एरे बनाने के लिए, डायनेमिक एरे बनाने के लिए मतलब मुझे क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, टेम्पलेट वाली क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैश इंक्लूड वेक्टर लिखो। उसके बाद जब भी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनता है, जस्ट आपको पता है आप उसके आगे डेटा टाइप लिखते हो। सपोज मुझे इंटीजर का एरे बनाना है तो मैंने इंट लिख दिया। तो यहाँ पे डायनेमिक मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी है पूरी साइज की, जितना मर्जी एलिमेंट्स ऐड करते हो। मैंने 3 एलिमेंट्स ऐड किए, पुश बैक फंक्शन होते हैं कंटेनर में, मैंने 65 ऐड किया, 20 ऐड किया, एरे में 3 ऐड किया। ये एरे में एलिमेंट्स ऐड करने के लिए होता है। उसके बाद मुझे एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं, तो मुझे एक आइट्रेटर की जरूरत है। आइट्रेटर क्या करता है? एरे कोई भी कंटेनर के डेटा एलिमेंट्स को असेस करने में हेल्प करता है। तो मैंने एरे डिफाइन, आइट्रेटर डिफाइन किया आई, जो कि बिगिन से लेके एंड तक चलेगा और उसको इंक्रीमेंट करेगा। जो आइट्रेटर है वो एड्रेसेस पे पॉइंट करना है, मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैंने इसके आगे स्टार लगा दिया। अब इसको चला के देखते हैं एरे के एलिमेंट्स ये प्रिंट कर रहा है। यस, 65, 23। इसकी बेनिफिट क्या है? आपको साइज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसमें और एलिमेंट ऐड करने हैं तो मैं सिंपली कर सकती हूँ। सपोज मैंने ऐड किया 23, सपोज मैंने ऐड किया 45, 46, मैंने ऐड किया, जितने मर्जी आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो। 11, हम पहले मेरे 3 एलिमेंट्स थे, अब मेरे 6 हो गए ना। फ्लेक्सिबिलिटी, आप जितने मर्जी एलिमेंट्स ऐड करते रहो, आपको साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लूप में चेंज करने की जरूरत है कि साइज बताना पड़ेगा। जितना मर्जी बिगिन से एंड तक ये आइट्रेट होता जाएगा। आप इसको प्रिंट करवाते जाइए, एलिमेंट सारे प्रिंट हो गए। क्लियर? तो वेक्टर इज फॉर डायनेमिक एरे। ये अपने आप टेम्पलेट बना हुआ है। अगर आपको फ्लोट एलिमेंट स्टोर करने हैं, जस्ट राइट यहाँ पे। अगर आपको डबल करने हैं या कैरेक्टर करना है, जस्ट राइट दैट। मुझे डबल करने हैं, मैंने डबल डेटा टाइप लिख दी। आप डबल ले सकते हो। किसी भी डेटा टाइप का बना सकते हो, कोई भी साइज आ सकता है। यहाँ पे भी आपको आइट्रेटर के साथ बताना पड़ेगा कि आपने डबल के लिए आइट्रेटर बनाया है। तो आप कोई भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हो। इट्स वेरी इजी टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ एरे यूजिंग वेक्टर। Oh, I forgot to put semicolon. क्लियर? तो आप किसी भी डेटा टाइप का एरे बना सकते हो, कोई साइज की लिमिट नहीं है। जस्ट राइट बिगिन टू एंड और आप पूरी एरे को प्रिंट करवा सकते हो। नेक्स्ट,
मैंने इसमें ये जो पुश बैक वाले फंक्शंस हैं ये कहाँ पे होंगे, कंटेनर में, डेटा स्टोर करने के लिए। आइटरेटर का आपका यूज देख लिया, इसके अंदर फंक्शंस कौन से हैं, बिगिन, एंड, कि आपको डेटा बिगिन से लेके एंड तक देखना है, ये आइटरेटर के अंदर होंगे। अगर आपको इस डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, एक क्लास और इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड एल्गोरिथम। अगर आपको इसके ऊपर इस डेटा, अभी तो मैंने सिर्फ डेटा स्टोर करवाया और उसको प्रिंट करवाया, अगर आपको उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है, जस्ट इंक्लूड ऊपर एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, इसका नाम है हैश इंक्लूड एल्गोरिथम। तो आते हैं एक बार स्लाइड्स पे, तो ये मैंने आपको प्रोग्राम करवा दिया। अगर आपको किसी इस वेक्टर डायनेमिक एरे पे कोई फंक्शन करना है, जस्ट इंक्लूड हेडर फाइल हैश इंक्लूड एल्गोरिथम। इसके अंदर एल्गोरिथम के अंदर बहुत बिल्ट इन फंक्शंस हैं, लाइक सॉर्टिंग करना, रिवर्स करना। सॉर्टिंग मींस अरेंज करना फ्रॉम मुझे अगर बिगनिंग से एंडिंग तक उसकी सॉर्टिंग करनी है, जस्ट आई विल राइट दिस लाइन, अपने आप सॉर्टिंग हो जाएगी, मुझे कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है बबल सॉर्ट का या सेक्शन सॉर्ट का, मुझे कोई एल्गोरिथम लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट सॉर्ट वैल्यूज, ये सॉर्टिंग कर देगा, रिवर्स करनी है वैल्यूज, रैंडम शफलिंग करनी है, काउंट करनी है वैल्यूज, जस्ट इस एल्गोरिथम के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। मैं आपको चला के दिखाती हूँ, कुछ ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सपोज मुझे सॉर्ट का वाला फंक्शन कॉपी कर रही हूँ, मुझे बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक सॉर्टिंग करनी है। मैं सपोज आइटरेटर से ये जब वैल्यूज ऐड कर दी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सॉर्टिंग वाला ये फंक्शन, इसका मुझे सॉर्ट करना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अब वैल्यूज देखते हैं कैसे प्रिंट होके आते हैं। सॉरी, वैल्यूज नहीं है मेरे फंक्शन का नाम, मेरे का नाम है v1, ऑब्जेक्ट का नाम, मैंने v1 ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ये सॉर्टिंग कैसे कर, जस्ट एक लाइन लिखने की जरूरत है। अब देखो आपका एरे सॉर्ट हो गया, 3 11 20 23 46 65, इसने उसको सॉर्ट कर दिया। जस्ट यू हैव टू राइट सॉर्ट और आइटरेटर, कहां से लेके कहां तक। सॉर्ट फंक्शन है कहां पे, एल्गोरिथम के अंदर, तो आपने ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है एल्गोरिथम, जस्ट यू हैव टू मूव द आइटरेटर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और इसने आपको सॉर्ट करके दे दिया। सिमिलरली एक फंक्शन है जैसे रिवर्स करना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, इफ आई राइट रिवर्स, रिवर्स क्या करेगा, इसको एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। आपका एरे था 65 23 23 46 11, बट ये प्रिंट करेगा 11 46 23 3 20। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यस, इसने आपका एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। ये एल्गोरिथम्स के अंदर जो फंक्शंस है। Then the last topic, string and vector classes versus C style pointers. तो आपके बेसिकली मैंने बोला था कि सी में क्या होता है स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए, कैरेक्टर एरे। तो सी में आप ऐसे स्टोर करते थे कैरेक्टर एरे में, इसको बोलते हैं कैर एरे। एक और तरीका होता है स्ट्रिंग स्टोर करने का, कॉन्स्ट स्टार, कैर स्टार। स्ट्रिंग स्टोर करने के ये 3 तरीके होते हैं। एक कैरेक्टर एरे में स्टोर करते थे, सी में करते थे, या आप कॉन्स्ट कैर स्टार ये लिख देते थे। हेलो, इसके अंदर भी आपने लिख दिया हेलो। एक तरीका होता है स्ट्रिंग डेटा यूज करके। अब विच वन इज बेटर? स्ट्रिंग स्टोर करने के 3 तरीके हैं। एक तो कैरेक्टर एरे जैसे सी में करते थे, एक कॉन्स्ट कैर स्टार से, एक मैंने ये आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग में करवाया है क्योंकि आप स्ट्रिंग कॉन्स्ट कैर स्टार ए से भी कर सकते हो, एक स्ट्रिंग से। तो ये 3 तरीके होते हैं स्ट्रिंग स्टोर करने के। अब विच वन इज, सबसे पहले विच वन इज सेफ एंड विच वन इज फास्टर। तो सबसे पहले कॉन्स्ट कैर स्टार ए वाला जो होता है वो फास्टर होता है। क्लियर? इसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, इसकी सबसे इसकी मिडल में होती है, और इसका लोड स्पीड होती है। इसकी स्पीड लो क्या होती है क्योंकि स्ट्रिंग क्लास है, उसके अंदर इतने इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जैसे मैंने अभी आपको करवाया सब स्ट्रिंग लेंथ, उसके अंदर इतने ऑपरेटर्स हैं, तो इसमें इसलिए इसकी स्पीड लो होती है। अगर आपको स्पीड फास्ट नहीं चाहिए तो जस्ट यूज कॉन्स्ट कैरेक्टर एरे या कॉन्स्ट कैर स्टार। क्लियर? अगर आपको स्पीड का कोई मैटर नहीं है
तो यू कैन यूज, अगर आपको फंक्शंस यूज करने हैं, कितने सबस्ट्रिंग लेंथ, गेट वो एम्प्टी सबस्ट्रिंग कंपेयर, तो जस्ट यूज स्ट्रिंग। अगर आपको स्पीड मैटर करती है देन यूज कैरेक्टर एरे और कॉन्स्ट कैर, क्योंकि इसकी अगर स्पीड की बात करें तो ये एरे फास्ट, इस वे से स्ट्रिंग, ये दोनों, अगर आपको स्पीड का मैटर नहीं है, स्पीड का मैटर नहीं है, बट आपको ऑपरेशंस चाहिए कि कंपेयर हो जाए, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग हो जाए, सीधा इक्वल टू लेके कॉपी हो जाए, प्लस लेके कंकैटिनेशन आ जाए, देन यूज दिस। इसमें बहुत फंक्शनैलिटी है, स्ट्रिंग क्लास में मोर फंक्शनैलिटी। बट अगर आपको फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, स्पीड चाहिए, देन यूज दिस टाइप ऑफ नोटेशन। तीन तरीके होते हैं स्ट्रिंग स्टोर करने के, कैरेक्टर एरे, कॉन्स्ट कैर, ये। अगर आपको स्पीड का मैटर नहीं है, स्पीड लो भी चलेगी, मोर फंक्शनैलिटीज चाहिए, तो मोर फंक्शनैलिटीज या मोर लैग होगा, तो यूज स्ट्रिंग। फंक्शनैलिटीज चाहिए, स्पीड मैटर नहीं, यूज स्ट्रिंग। अगर स्पीड चाहिए, फंक्शनैलिटी से मतलब नहीं है, यूज दिस थिंग। अब स्ट्रिंग का तो आपको समझ ने बता दिया, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपने इसके आगे लिख दिया कॉन्स्ट, इसका मीनिंग है आप इसकी वैल्यू कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट कैर स्टार वहां पे यूज होता है जब आपको उस चीज, किसी चीज की वैल्यू कभी मॉडिफाई नहीं करनी है। सपोज आपको ए का वैल्यू आपको हेलो ही रखनी है, सपोज मैंने ए कहीं लिख दिया थापर, ए की वैल्यू मुझे थापर ही रखनी है, कभी मैंने इसको चेंज करना ही नहीं है, थापर का नाम थापर ही रहेगा। इस चीज के आगे लग गया कॉन्स्ट, तो ये स्ट्रिंग कभी मॉडिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने किसी स्ट्रिंग को कभी मॉडिफाई नहीं करना, यूज दिस नोटेशन। अगर आपको मॉडिफाई करना है, आइदर यूज कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग। क्लियर? तो सबसे पहले ये जो टाइप है कॉन्स्ट कैर स्टार, दिस इज अ कांस्टेंट स्ट्रिंग। तो अगर आपने जैसे लिखा कैरेक्टर हेलो, अगर आपने लिखा कि मुझे फर्स्ट लोकेशन पे ही की जगह ओ चाहिए, तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये आपका जो एरे होता है वो कॉन्स्ट वाला होता है, और जो कॉन्स्ट वाला होता है वो कभी मॉडिफाई नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। बट इट इज द फास्टेस्ट, क्योंकि ये कभी मॉडिफाई नहीं होगा, जिसने कभी हमेशा फिक्स रहना है, इस पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, इस पे कोई ऑपरेशन नहीं होना, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, फास्टेस्ट। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, कॉन्स्ट कैर स्टार की, कभी, क्योंकि ये कभी मॉडिफाई नहीं हो सकता, इट इज ए कांस्टेंट, ये कभी मॉडिफाई नहीं होना, तो इसकी स्पीड सबसे फास्टेस्ट होती है। क्योंकि अगर मैंने लिखा कि मुझे फर्स्ट वन वाले को ओ ई को ओ में कन्वर्ट करना है, तो इसकी स्पीड क्या आएगी, फास्टेस्ट। ई मैं कभी इसको कन्वर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इसको कभी मॉडिफाई नहीं कर सकती। क्लियर? अगर मैं इसको कैरेक्टर एरे लिया होता तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकती हूँ। अगर मैंने हेलो लिखा, मैंने बोला कि मुझे फर्स्ट वाले को ओ करना है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करवा के देखूं, इसका आउटपुट आएगा होलो, ई विल बी रिप्लेस्ड विद ओ। क्लियर? कैर स्टार में कैर एरे में मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, अगर स्ट्रिंग लो तो भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। बट अगर ये थ्री नोटेशंस है, इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। अगर मैंने ई को ओ करना हो, होलो प्रिंट हो जाएगा, इसके अंदर मुझे ई को हो करना हो, होलो प्रिंट हो जाएगा, बट इसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। बट स्पीड वाइज ये फास्टेस्ट है, ये फास्टेस्ट होएगा ही, क्योंकि इसमें कभी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। तो कैर स्टार इज ऑलवेज फास्टर, स्ट्रिंग विल लाइक टू हैव मोर ओवरहेड, क्योंकि स्ट्रिंग में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। दिस इज ऑल अबाउट STL and this is all about today's lecture. Thank you.